बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। बिहार में मिली करारी हार पर उन्होंने पार्टी के रणनीतिकारों पर हमला बोला है। अपनी बेबाकी के लिए बीजेपी नेताओं की आलोचना का शिकार हो रहे बिहारी बाबू ने ट्वीट कर कहा है कि सामूहिक जिम्मेदारी की बात कहना मंजूर नहीं है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ट्वीट के मुताबिक पराजय के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या, क्यों, कहां और कैसे ये सब हुआ। शत्रु ने इशारों में ट्वीट के जरिए आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का समर्थन करते हुए कहा है कि जिम्मेदार लोगों को अपने जवाब से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को संतुष्ट करना चाहिए। शत्रु के मुताबिक ये वक्त प्रतिक्रिया देने और माफी मांगने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीबीआई की कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया है। इंटरपोल से सेक्रेटरी जनरल जर्गन स्टॉक भी सीबीआई कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संपत्ति वसूली को लेकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। वीएचपी के संरक्षक रहे अशोक सिंघल का आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उनका निधन दोपहर में गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हो गया था। देहांत के बाद उनके शव को वीएचपी और आरएसएस के मुख्यालय में भी रखा गया। अशोक सिंघल के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया है। कल शाम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेरे गंगा आंदोलन के प्रेरणा बिंदु ही वही है। गंगा को निर्मल बनाऊंगी तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं उनको भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की अनोखी विभूतियों में से मानती थी और मेरी अपनी निजी जिंदगी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अशोक सिंघल के निधन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वीएचपी नेता का संघर्षशील और जुझारू नेतृत्व हमेशा याद रहेगा। Each कार्यकर्ता used to experience his very loving touch. He used to worry about each one. And he had built these relations on the basis of Sattvic love. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 6 महीने के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। खट्टर के मुताबिक राज्य सरकार दुनिया के सामने इनकी असलियत लाएगी और जनता का जो हजारों करोड़ इन्होंने खाया है वो वापस लोगों को दिया जाएगा। गौरतलब है कि जमीन मामले की जांच ढींगरा कमीशन कर रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में एक गांव में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये फैसला सुनाया है हर घर के पुरुषों ने। लोगों की माने तो 50 साल से महिलाएं पंचायत चुनाव में वोट करने के अधिकार से वंचित हैं। खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में एक कांग्रेस प्रत्याशी पुलिस की सुरक्षा में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनका आरोप है कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग उन्हें जान से मारना चाहते हैं। यहां 22 नवंबर को मतदान होना है। भारत पर भी आईएसआईएस के हमले का खतरा मंडराने लगा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है जिसमें आईएसआईएस प्रायोजित हमले की आशंका जाहिर की गई है। एडवाइजरी में बताया गया है कि बगदादी ब्रिगेड की नजर सोशल साइट के जरिए युवाओं को लुभाना है। आशंका है कि आईएसआईएस इन्हीं युवाओं के जरिए भारत में बड़ा हमला कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर सकता है। सभी राज्यों को आईएसआईएस से लगाव रखने वाले लोगों की पहचान करने और उन पर निगरानी की हिदायत दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। क्या और आप स्टेप लेने वाले हैं इसके लिए? किस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर जो भी आवश्यक जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो आवश्यक स्टेप्स हम लोग लेंगे। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद यूपी पुलिस ने आईएसआईएस की संभावित गतिविधियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी, खासतौर पर उसके सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही इंटरनेट पर होने वाली संदिग्ध गतिविधि पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास आतंकियों से मुठभेड़ में कल सेना के कर्नल समेत 5 जवान शहीद हो गए।
41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर उस वक्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे जब वो लश्कर के आतंकियों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि कुपवाड़ा में 13 नवंबर को लश्कर के 5 से 8 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। तब से सेना ने अभियान चलाया हुआ था। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 28 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। अरविंद केजरीवाल सरकार इनमें उन 5 बिलों को पेश करेगी जिसे कैबिनेट की हरी झंडी मिल चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि जन लोकपाल विधेयक समेत कई अहम मुद्दों को लेकर पार्टी केजरीवाल सरकार को घेरेगी। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक स्कूटर सवार को गोली मारकर बदमाश 6 लाख रुपए ले उड़े। बताया जा रहा है कि 3 बदमाशों ने गांधीनगर में कैशियर का काम करने वाले शख्स पर हमला किया। शाम के करीब 6 बजे थे, तभी कलेक्शन कर लौटने के दौरान एक बाइक पर 3 बदमाश आए और पीछे से 4 राउंड फायरिंग की। कैशियर के जख्मी होकर गिरते ही बदमाश स्कूटर की डिग्गी से 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सभी बदमाश हेलमेट पहने हुए थे। उज्बेकिस्तान की बैले डांसर की हत्या के मामले में धीरे धीरे राज सामने आने लगे हैं। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि मृतक डांसर का उज्बेकिस्तान की ही दूसरी लड़की से 8 लाख रुपए और पासपोर्ट को लेकर विवाद चल रहा था। उसी ने डांसर की हत्या की साजिश रची थी। गिरफ्तार आरोपी गगन इसका जरिया बना। गगन से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। महाराष्ट्र सरकार शिवसेना सुप्रीमो रहे बाला साहब ठाकरे मेमोरियल बनवाएगी। मंगलवार को बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया। स्मारक शिवाजी पार्क में मेयर के बंगले में बनेगा। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने इस फैसले के लिए देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया अदा किया है। उद्धव के मुताबिक वीर सावरकर के बाद एक और हिंदू नायक का स्मारक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बाल ठाकरे के स्मारक को लेकर उनके भतीजे और एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने मेयर के बंगले में बनाए जाने वाले मेमोरियल को लेकर एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कल यहां तक कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक वजह है। फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिग की इज्जत का सौदा करने वाली 2 महिलाओं को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपों के मुताबिक पीड़ित लड़की को आरोपी महिलाएं 12 अगस्त को अहमदाबाद ले गईं। वहां एक होटल में प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने के बहाने 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। साथ ही उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया गया। खुलासे के मुताबिक गिरफ्तार महिलाएं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर सेक्स रैकेट चलाती थी। इस मामले में कुछ और आरोपियों की तलाश है। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। मासूम नर्सरी क्लास में पढ़ती थी। आरोप है कि लिफ्ट के आने से पहले ही टीचर ने फ्लोर का पहला ग्रिल खोल दिया और ग्रिल खुलने से बच्ची का सिर गेट के बीचों बीच फंस गया। लिफ्ट से जख्मी होकर इस बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद बच्ची के परिवार के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने सभी आरोपी शिक्षकों और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान के असर के बाद अब प्रशासन के सामने चुनौती बारिश से पैदा हुए हालात से निपटने की है। इस काम में निगम के करीब 22,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। अब तक 12,000 लोगों को बचाया गया है। करीब 500 पंप सेट भी पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नालंदा में कल शाम छठ पर्व पर घाट से अर्घ्य देकर लौट रहे छठ व्रतियों को एक बेकाबू कार ने रौंद दिया। हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। राजस्थान के धौलपुर में यूपी बॉर्डर के करीब रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस का अगला पहिया फटने से हादसा हुआ। सहारनपुर में एयरफोर्स के ट्रेनी जवान की 1500 फीट की ऊंचाई से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो हेलीकॉप्टर से कूदने का अभ्यास कर रहा था। हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद पैराशूट नहीं खुला और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। पिछले 3 महीने से वडोदरा पुलिस की नींद उड़ी हुई है। वजह है बॉम्ब की धमकी। अब तक बॉम्ब धमाके से उड़ाने की धमकी कई चिट्ठियों के जरिए मिल चुकी है। ये धमकी इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के नाम पर दी जा रही है। उसमें रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने की बात कही गई है। अब तक 100 से ज्यादा पत्र मिल चुके हैं, लेकिन चिट्ठी भेजने वाले का सुराग नहीं मिला है। गाजियाबाद के मुरादनगर में 1.5 साल के एक मासूम की मौत कपड़ा फैक्ट्री के केमिकल वाले पानी में गिरने की वजह से हो गई। परिजनों को जब इस बात की खबर लगी तो कोहराम मच गया। पुणे में सरेआम बैंक स्टाफ से लूट की वारदात हुई।
कल जब बैंक स्टाफ गार्ड्स के साथ रुपयों से भरा सूटकेस लेकर जा रहे थे, तभी कुछ नकाबपोश बदमाश उनसे सूटकेस छीनकर भागने लगे। लेकिन सीढ़ियों पर भागने के दौरान सूटकेस खुल गया और सारे रुपए वहीं गिर गए। इसके बाद बदमाश गार्ड पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 2 नकाबपोश शामिल थे। सोनीपत में एक पेट्रोल पंप संचालक और उनके कर्मचारियों को कब्जे में लेकर उनसे 1,45,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप संचालक के बयान पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है। वारदात को 4 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर अंजाम दिया। लूट की ये वारदात सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। राजस्थान के धौलपुर में एक शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया। एक दिन पहले से वो लापता था। कल उसकी बाइक तालाब के किनारे खड़ी मिली। परिजनों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। जब गोताखोरों की मदद से तालाब में तलाशी ली गई तो लाश बरामद हुई। उसके गले में फंदा और सिर पर चोट के निशान थे। घर वालों ने उसकी हत्या की आशंका जाहिर की है। पेरिस पर हुए आतंकी हमले में 9वां आतंकवादी भी शामिल था। फ्रांस पुलिस ने यह खुलासा किया है। 13 नवंबर को हुए हमले में अब तक 8 आतंकियों की बात कही जा रही थी। इस खुलासे के साथ ही पुलिस ने एक संदिग्ध की तस्वीर जारी की है। माना जा रहा है कि ये संदिग्ध नेशनल स्टेडियम के बाहर धमाका करने वाले आतंकियों में शामिल था। पुलिस ने इसकी तस्वीर जारी कर पहचान करने की अपील की है। पेरिस आतंकी हमले में शामिल कथित तौर पर 8वें आतंकी की फरारी को देखते हुए ब्रुसेल्स में होने वाले बेल्जियम और स्पेन के दोस्ताना मैच को रद्द कर दिया गया है। बेल्जियम फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक सरकार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। हैनोवर स्टेडियम में विस्फोटक प्लांट किए जाने की आशंका के बीच कल जर्मनी और नेदरलैंड्स के बीच आयोजित फुटबॉल मैच शुरू होने से महज 2 घंटा पहले रद्द कर दिया गया। इसे देखने खुद चांसलर एंजेला मर्केल भी जाने वाली थी। हालांकि कई घंटे की जांच पड़ताल के बाद वहां अधिकारियों ने साफ कर दिया कि स्टेडियम में बॉम्ब नहीं रखा गया था और इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। फ्रांसीसी पुलिस ने काले रंग की तीसरी कार को ढूंढ निकाला है। पुलिस को शक है कि 13 नवंबर को पेरिस में हमला करने वाले कुछ आतंकी इसी कार से पहुंचे थे। कार पर बेल्जियम की नंबर प्लेट है। पेरिस में हमले के संबंध में जर्मनी में 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। जर्मन पुलिस ने पश्चिमी शहर आचेन से 2 महिलाओं और एक पुरुष को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई है। पेरिस पर आतंकी हमले की साजिश में शामिल गुनहगारों की तलाश में फ्रांसीसी पुलिस ने 168 घरों पर छापे मारे हैं। फ्रांसीसी पुलिस ने छापेमारी का वीडियो जारी किया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि रॉकेट लॉन्चर समेत 31 हथियार बरामद हुए हैं। शुक्रवार को हुए आतंकी हमले में शोक से फ्रांस उबरा नहीं है। कल फिर पेरिस की पहचान एफिल टावर को फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज के रंगों की रोशनी से रोशन किया गया। सैलानियों के लिए फिलहाल एफिल टावर को बंद रखा गया है। मिस्र के सिनाई में हुई रूसी विमान हादसे में रूस ने माना है कि ये एक आतंकी हमला था। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी जानकारी में इस बात की पुष्टि की है कि 31 अक्टूबर को हुए हमले में विस्फोटक के जरिए विमान को उड़ाया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने स्पेशल सर्विस को जिम्मेदार तत्वों पर शिकंजा कसने का आदेश भी दे दिया है। 31 अक्टूबर को हुए हादसे में 224 लोगों की मौत हो गई थी। तब हादसे की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो गया। देश के कई राज्यों में, खासकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को घाट किनारे अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चला ये पावन पर्व खत्म हो गया। आज सुबह से ही घाटों पर बड़ी संख्या में व्रती सूर्योदय का इंतजार करते रहे। जैसे ही उगते सूर्य की छटा दिखी, व्रतियों ने अपने व्रत तोड़े। उसके बाद अन्न ग्रहण किया। घाटों पर प्रसाद भी बांटा गया। पटना में भी छठ का अद्भुत नजारा दिखा। वहां घाटों पर लाखों की भीड़ उमड़ी। तड़के से लोगों का घाटों पर आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहां भी सभी व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। बिहार के सियासी गलियारों में सबसे खास छठ रही राबड़ी देवी की। राबड़ी देवी ने पटना में अपने घर पर ही छठ पर्व मनाया। सुबह उन्होंने अपने आवास पर बने छोटे से घाट के किनारे सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। पूजा पाठ के दौरान लालू यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य भी मौजूद थे। बिहार चुनाव में जीत से गदगद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महापर्व छठ की आराधना की। कल शाम के अर्घ्य के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी घाट पर मौजूद थे।
दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भी छठ मनाया गया। यमुना किनारे और कई दूसरी जगहों पर इस महापर्व की तस्वीरें दिखी। आईटीओ, वजीराबाद, कालिंदी कुंज और कई दूसरी जगहों पर व्रतियों ने उगते सूर्य को नमन किया। गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा में भी धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया। छठ की अद्भुत छटा मुंबई में भी दिखी। वहां समंदर किनारे सुबह से ही व्रतियों की भीड़ लगी रही। जैसे ही सूर्य देवता के दर्शन हुए, सभी ने अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ा। कल शाम को भी हजारों व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था। यूपी के कई शहरों में छठ मनाने के लिए व्रती घाटों पर पहुंचे। इलाहाबाद में संगम के किनारे मनमोहक तस्वीरें देखने को मिली तो कानपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। यहाँ व्रतियों के अलावा हजारों हजार श्रद्धालु बेसब्री से सूर्योदय का इंतजार करते देखे गए। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी